नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात में पैदा हुए उस व्यक्ति की जो बाद में सरदार के नाम से जाना गया। देश उसे भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में याद करता है। आजाद भारत में 562 रियासतों को मिलाकर संपूर्ण भारत बनाने का श्रेय भी इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कहते हैं कि कश्मीर समस्या का हल भी अगर सरदार पटेल जी करते तो शायद इसका समाधान हो गया होता। कबायलियों के आक्रमण को भी सेना भेजकर सरदार पटेल ने ही रोका था। नेहरू जी तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। उनका जीवन राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता को समर्पित था। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास अपना घर भी नहीं था और हाँ, उनके खाते में गिने चुने 260 रुपए ही थे। गुजरात के लोग अगर अच्छा व्यवसाय करते हैं तो वहाँ के लोगों में भी त्याग भी देखने को मिलता है। ये सरदार पटेल से लेकर आज तक के नेतृत्व में भी देखने को मिल रहा है। आज हम जब सरदार पटेल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर चर्चा कर रहे हैं तो दो मेहमान हमारे साथ हैं। इतिहासकार रवि भट्ट जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और योग्य व्यक्ति सीबी पांडे साहब हमारे साथ हैं। रवि जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि आज के समय में जब आज भारत के परिदृश्य को हम देखते हैं, आज के समय में कितने प्रासंगिक लगते हैं सरदार पटेल जी? मुझको ऐसा लगता है कि सरदार पटेल आज के समय में कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जिस समय ही वॉज अ बेसिकली नोन एज ट्रबल शूटर, और आज जितना ट्रबल्स जितने हमारे देश के अंदर जितनी उथल पुथल मची हुई है विभिन्न प्रकार की, तो इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि खुद कंफ्यूज नहीं है, जिसका विजन एकदम क्लियर है। सरदार पटेल ही वो शख्स थे जो उन्होंने, अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर क्षमता को का आकलन हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उसका पहले का इतिहास क्या रहा, वो पहले से वो क्या था। इंटरव्यू के अंदर भी, किसी नौकरी के अंदर भी यही होता है। सरदार पटेल को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन की विषम परिस्थितियों में जब भी वो गुजरे, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। अब आप उनका शुरुआत गौर कीजिए कि 22 साल की उम्र में एक शख्स मैट्रिक पास करता है, जो कि अपने आप में बहुत लेट होता है। भाई 22 साल में तो बहुत देर हो गई। आदमी सोचता है कुछ जीवन की शुरुआत ही कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद वो व्यक्ति जाता है दूसरों से उधार मांग मांग के किताबें लॉ पढ़ता है, और उसके बाद में 35-36 साल की उम्र तक आते आते इतना सक्सेसफुल लॉयर हो जाता है। और लॉयर जब सक्सेसफुल कोई होता है तो किसी की कृपा से नहीं होता है, बिल्कुल किसी के पैरवी से नहीं होता है, वो अपनी मेरिट पे होता है, अपने गुणों पे होता है। और उसके बाद में वहां से करने के बाद में उनकी त्याग की भावना देखिए। उसके बाद वो हमेशा चाहते थे इंग्लैंड में जाके पढ़ना, लॉ की फर्दर स्टडी करना चाहते थे। और जब उनके पास वहां पर उनको पास आया और टिकट आया तो बाय द वे वी पटेल करके आया था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भेज दिया, बड़े भाई को उन्होंने भेज दिया। तो आप ये देखिए कि वो शख्स सेल्फ मेड आदमी और परिस्थितियों को कहां से 22 साल की उम्र में मैट्रिक करके और वहां पे सक्सेसफुल लॉयर होने का, उसके बाद फिर वहां पर जाते हैं और वहां से पास करने के बाद जब यहां आते हैं और उनके ऐतिहासिक परिपेक्ष को आप देखिए। पहले उनके जो शुरू में उनका ये कतई विचार नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे। वो चाहते थे कि मैं एक सक्सेसफुल लॉयर हूं और जैसा कि होता है कि धन कमाएं और इस जो जीवन में एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल लाइफ को हम लीड करें। लेकिन उनकी संवेदना देखिए कि एक उस जंक्चर पे जब वो पहुंचते हैं और एक मोमेंट होता है जहां पर टैक्सेशन है, वहां पर पर्टिकुलर गुजरात के अंदर एक जगह है खेड़ा, और उसके बाद वहां जब टैक्सेशन लगा दिया जाता है और अकाल के वक्त में, तब उनको सत्याग्रह आंदोलन का, हाँ, उनको लगता है बात बहुत बुरी है। और उस समय पर वो ये प्लान, आज करके प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थे वो, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की शुरू से आया भाई मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, वो जमीन से जुड़े थे और वो संवेदना थे गरीब व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो वहां पर वो जब आते हैं और आने के बाद में और हम अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। और एक सेंटेंस आप देखिए, मैं बोलूंगा कि आज सरदार उनको कौन कहता है, सरदार कहना कैसे शुरू हुआ उनको,
उस आंदोलन के बाद में महिलाओं ने वहां की कहना शुरू करा उनको सरदार कहा और वो खिताब उनको मिला। और उसके बाद से वो सरदार कहलाए। बिल्कुल। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई शख्स रहता है, या तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहा गया है, लेकिन उनको भी पर्टिकुलर राष्ट्रपिता जी, उनको भी पर्टिकुलर, आप लोग जानते हैं किसने उनको महात्मा पहली बार कहा था, पर इनको जन साधारण ने सरदार कहा। और आज तक कभी भी सरदार पटेल को, सरदार पटेल जी को हमेशा सरदार ही कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज उनकी, फिर उसके बाद आप आइए, जैसा कि अभी आपने खुद बताया, उसके बाद में जब आप आज जो अमूल आप देखते हैं, अमूल का भी न्यू जो सरदार जी ने वहां के लोग जब आए थे, कह साहब हम दूध बेचते जाते हैं और यहाँ पर, क्योंकि भारत की न्यू ही सरदार पटेल जी ने रखी है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। और जब उनका जिक्र होगा तो पूरे देश की जो इतिहास है, भूगोल है, उनके इर्द गिर्द सिमटा हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या सीबी पांडे साहब, क्या उनकी नेतृत्व की जो असाधारण क्षमता थी उसने भारत को दिशा दिखाई? नहीं, शायद भारत जहां है यहाँ न होता। निश्चित रूप से, निसंदेह इस चीज को तो सभी स्वीकार करते हैं। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से भारत में जब अंग्रेजों का राज आया, तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की इस देश को इंटीग्रेट करने की। उस इंटीग्रेशन में भारत की भूमिका काफी कुछ विस्तार भी उनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ देश के अंदर ढेर सारी रियासतें ऐसी थी जो अपनी स्वायत्तता को बनाए रखी। उनकी अपनी एक काम भर की पहचान भी थी, आजादी भी थी। जब देश आजाद होने की बात आई, खुराफाती अंग्रेजों के साथ जो समझौता हुआ, उनकी खुराफात के जो बीज थे वो बड़े विश्वकारी थे। उस दौरान 500 से अधिक रियासतें और उसमें एक से एक लोग थे जो अंग्रेजों के सामने भी झुकने को नहीं तैयार थे। तो उस दौरान उनको इंटीग्रेट करना और एक यूनाइट भारत खड़ा करने के लिए जिस बड़े व्यक्तित्व की, सरदार की जरूरत थी, इनफैक्ट सरदार, जिसको कि देश के किसानों ने सरदार कहा, महिलाओं ने सरदार कहा, तो सरदार की जो सरदारियत थी वो दिखी है इंटीग्रेशन के दौरान। और जो आयरन मैन उनको, या बिस्मार्क ऑफ इंडिया जब बोलते हैं, तो वो भी चीज उनकी जो था कि क्लैरिटी, जैसा कि अभी भट्ट साहब ने कहा, क्लैरिटी के साथ अपने बात को मनवा लेना, राष्ट्र हित में, कोई निजी एजेंडा तो था नहीं उनका। कोई निजी एजेंडा। एक बड़ा भारत खड़ा हो, राष्ट्र के लिए था। बड़ा भारत खड़ा हो, एक समृद्ध भारत खड़ा हो, और आजादी की उस मध्य रात्रि में जो सपना देश की जनता ने देखा था, वो सपना साकार हो। और ये भारत की जो प्राचीन विरासत है पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से भौगोलिक रूप से जो हमारी सीमाएं थी उसके अंदर अनुकूलताएं हो, उसके अंदर जो लोग हो समरस होकर के भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी, आप कह सकते हैं कि आज जो कल्चरल इंडिया आपका है उसकी रक्षा भी उन्होंने की, उसकी रक्षा भी उन्होंने। तो मैं मानता हूं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया कर लीजिए या आयरन मैन ऑफ इंडिया कर लीजिए, या जो सिविल सर्विस को, एक बात देखिए कम चर्चा होती है, कम चर्चा होती कि इस देश में अखिल भारतीय सेवाओं की जो कॉन्सेप्ट थी, कि इतनी डाइवर्सिटी थी देश में, अलग अलग भाषाएं थे, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लोगों के श्रद्धा के केंद्र थे, उनके बीच में कैसे इंटीग्रेशन हो, देश की एकता को राजनीतिक भेदभाव से ऊपर ले जाकर, तो अखिल भारतीय सेवा का जन्म देना, उसका मेंटर बनना। कई बार तो लोग उनको कहते हैं कि ही वाज द सेंट फॉर द मॉडर्न सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, संत की तरह थे वो। ठीक है, जैसे सरदार कहा जाता है वैसे उनको ये कहा जाता है कि वो द पैट्रियट सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कहा जाता है। तो मैं मानता हूं कि आज जो भारत आपका खड़ा है उसके बीज भी वो थे, और सरदार पटेल जी की ने जो नींव डाली थी उस पर खड़ा है भारत, इसलिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जोड़ दूं, फिर आगे तो आप विस्तार देंगे। एक बात मुझे और कहना है कि आज जो भारत चुनौतियां, भट्ट साहब ने इशारा किया कि आज जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, ये चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि दुख होता है कि पटेल जी बहुत जल्दी चले गए और उनके पहले गांधी चले गए। तो ये देश को जो एक फ्रेम लेना था ना, वो फ्रेम देश पूरा का पूरा ले नहीं पाया, और आगे चल करके ये आपकी राजनीतिक बात है। आज राजनीति क्या, देखिए राजनीति को समाज से पृथक नहीं कर सकते। अब उस काम को उस गुजरात की भूमि से कोई और नायक कर रहा है। नहीं, सच आए, राजनीति के सहारे ही आए, लेकिन सच आना चाहिए। जो भी भारत के नागरिक हैं वो सच जाने की सच्चाई क्या है। राजनीति के सहारे आए, समाज के सहारे आए, इतिहास के सहारे आए, सच आना चाहिए। एक आरोप लगता है भट्ट साहब सरदार पटेल पर, उसको कल आरोप कहते थे, आज उसको हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि संघ के बहुत करीब थे, और जब कश्मीर की समस्या आई तो राजा हरि सिंह के पास उन्होंने गोलवलकर जी को भेजा, कहा कि किसी तरीके से इसको सॉल्व कराइए। तो ये सच्चाई कितना सच मानते हो इसको आप? देखिए, एक होता है इतिहास, एक होता है लेजेंड, और एक जिसे कहते हैं वो होती है किंवदंती, इसे कहते हैं, है ना।
और इतिहास जब भी हम कहते हैं, जब तक कि मेरे पास कोई पुख्ता रिटन क्रॉस चेक फैक्ट्स नहीं हो तो उसको हम इतिहास का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोकल चला आ रहा है उसको नकार दें। इसीलिए आजकल हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है, पूरी दुनिया के अंदर है, जैसे कहते हैं लोकल हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जो है वो बड़ी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अंदर भी स्टैब्लिश हो चुकी है, तो उसको आप नकार नहीं सकते, उसका सहारा लेके आप कहना चाहिए, बात को अपनी कह सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात ये बोलना चाहूंगा कि पटेल जी के बारे में खास तौर से जी, कि पटेल जी की ये खास बात थी, ये दुनिया जानती है कि गांधी जी के बहुत बड़े वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन जब कभी वो जब जेल के अंदर थे गांधी के साथ, गांधी कहते हैं गांधी ने उनको संस्कृत जेल में सिखाई थी, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उनके साथ, लेकिन अगर कभी कभी वैचारिक मतभेद उनका होता था तो वो खुलकर उनसे बोलते थे। कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा जब देश का बंटवारा हो रहा था कि मुसलमान अगर आक्रमण भी कर रहा तो हिंदू उसको सहे, तो पटेल जी ने रिएक्ट किया कि ये नहीं हो सकता। इससे और बड़ी बात सुनिए आप, ये तो चलिए कहा या नहीं कहा, तो 550 मिलियन रुपीस जो बाद में जो जैसी वार छोड़ गई थी पाकिस्तान थे, उसके बाद था उनको देना था, और आधे लोग कह रहे थे, आधे लोग कहते नहीं दिया जाएगा, पर गांधी जी कह रहे थे दिया जाएगा। सरदार पटेल उसके अगेंस्ट थे कि 550 नहीं, उन्होंने कहा ये हमारे अगेंस्ट यूज होगा, एंड ही हैज सेड कि दिस मनी शुड नॉट बी गिवन 550 मिलियंस। तो वो अपने विचार को खुल के वहां पर सामने रखते थे। और एक बात यहां पर मैं बताऊं, उनकी अपनी जो वैचारिक और उनका एक तो होता है ना, आप पार्टी परिप्रेक्ष्य में किसी चीज को आप देख रहे हैं, आप पार्टी परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, आप उनको एज ए न्यूट्रल बन के देखिए। आप जीआरडी टाटा को क्या कहेंगे? जीआरडी टाटा तो न्यूट्रल व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति, बिल्कुल। जीआरडी टाटा ने क्या कहा था, जो कि शायद कुछ लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, जीआरडी टाटा ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वुड हैव बीन अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नेहरू। व्हाई? हमें नेहरू की बुराई का, जबकि वो अध्यक्ष चुने गए थे पटेल साहब। नेहरू की बुराई नहीं, ये बुराई नहीं है, बट नीतियों की बात है। एक मैं बता रहा हूं कि एक उनका जो समाज के अंदर, देखिए इतिहास के आईने में भट्ट साहब किसी मीमांसा को करना किसी की बुराई नहीं, बुराई नहीं है। हम तो मैं यहाँ पर मैं अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल, मैं जीआरडी टाटा का दे रहा हूँ, जो कि एक निष्पक्ष व्यक्ति हुआ और जिसका पूरे देश के अंदर कहना चाहिए व्यापार फैला था। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो हमें उसकी सोच को भी सीरियसली वी हैव टू टेक इट। सच तो देखिए कि समस्या कश्मीर में कोई थी ही नहीं। जब वहाँ के राजा ने विलय पत्र साइन कर दिया, वहाँ की जनता में किसी तरह का कोई अनरेस्ट नहीं था, तब तक सब चीजें ठीक थी। देखिए इसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर क्या चल रही थी, कांग्रेस किस कुनबे को, किस परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहा था, कांग्रेस के आंतरिक दल में जो सत्ता संघर्ष था उसमें पटेल की जो पीड़ा और उपेक्षा के बारे में कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समय सीमित है। लेकिन उस दौरान कश्मीर में एक रियासत को जन्म देने की जो शुभेच्छा थी तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व, देश के नेतृत्व में, वो कश्मीर की बताते हैं नेहरू जी का कांग्रेस मतलब कश्मीर का होना और कुछ परिवारों को संरक्षित करना, ये भी एक कारण था, ये बड़ा कारण था। वो जो भट्ट साहब जैसे कह रहे हैं कि भाई इतिहास में कई चीजें पुष्ट होती हैं, कई अपुष्ट होती हैं। भारत जैसा देश जो स्मृतियों पर चलता है, हमारा तो पूरा ऋग्वेद भी आज स्मृतियों पर जिंदा है, बिल्कुल, और पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि आज हमारी जो वैदिक विरासत है वो प्राचीनतम विरासत है। तो देखिए आज भी जो कश्मीर में कहानियां हैं कश्मीर की, तो कश्मीर की समस्या को कांग्रेस ने जन्म दिया, पाला, पोसा, संरक्षित किया, और संविधान में प्रॉपर्ली एक विधिक रूप से उस समस्या को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में 370 को लाया। और आज हमें खुशी हो रही कि जब आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हम दूरदर्शन में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आज वो धारा वहां नहीं है। और आज के 2 दिन पहले ये भी पटेल को ही जाएगा कि आज आप वो इस देश को और यूनाइट करने की दृष्टि से, इंटीग्रेट करने की दृष्टि से वहां जमीन खरीद करके आज रह सकते हैं। तो देखिए मैं मानता हूं कि कश्मीर की समस्या शायद ये पूरी समस्या कश्मीर की गुजरात के ही हिस्से में जानी थी। हाँ, गुजरात के हिस्से में जानी थी, और अब वो समय आ गया। मैं मानता हूं कि इतिहास भी क्या है ना, इतिहास भी साइक्लिक होता है। देखिए इतिहासकार बैठे हैं, तो इतिहास जो है जैसे कहा था ना, हिस्ट्री रिपीट्स। तो देखिए अब किसी ने समस्या पैदा की, किसी की उपेक्षा से समस्या पैदा हुई, और वह समस्या फिर समाधान के लिए भी वहीं से कोई जन्म लेता है, और वो भी जो व्यक्ति जन्म लेता है समाधान के लिए, वो भी बड़ी उपेक्षा, उत्पीड़न और उसका शिकार होकर फिर वहां स्थापित। भट्ट साहब एक इतिहास के पन्ने को फिर से हम खोलना चाहते हैं। कराची अधिवेशन में पटेल जी ने कहा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की वीरता प्रशंसनीय है।
ये क्या दर्शाता है? हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम इस तरीके की आप फिर से बोलिए। कराची अधिवेशन में पटेल जी ने कहा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब फांसी दे दी गई थी तो उन्होंने कहा उनकी वीरता प्रशंसनीय है। तो मतलब इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। और ये जो लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग इनसे किनारा करते थे और तो इस तरीके से वो अगर उसके पन्ने पलटेंगे तो उनके लिए वकालत, उनके लिए बचाने के लिए काम नहीं किया गया, तो भी आपको मालूम ही है, मतलब बहुत चीज की बात में। और यहाँ कश्मीर समस्या पे एक बात मैं आपको बता दूं, कश्मीर समस्या का एक पहलू अक्सर लोग भूल जाते हैं। कश्मीर समस्या का एक पहलू बहुत बड़ा ये है कि सरदार पटेल ने नेहरू को इस बात के लिए मना किया था कि आप यूएन में इस इश्यू को लेके ना जाएं, मत जाइए, बिल्कुल जाइए नहीं। और आज उसकी सारी कश्मीर की प्रॉब्लम वो जड़ है इसी में। जब आप एक उनका कहना था कि जो लोग आए इनको हटा देते हैं, तब आप बात करिए, आप पहुंच के फैसला कीजिए, तो वो जो फैसला कर रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। आप गए क्यों वहां पर भाई जाके? तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर, और सब कुछ आपके पाले में था। अरे भाई आप देखिए, अगर मैं ये बहुत मेरे लिए सेंसिटिव इशू है कश्मीर का। मैं आपको बता दूं, कश्मीर जो गुलाब सिंह ने खरीदा था अंग्रेजों से, अगर आपको मालूम होगा, और कश्मीर इशू बिल्कुल टोटल ऐसे ही है कि उस इशू के अंदर 100% दुनिया के किसी भी कोर्ट के अंदर आप चले जाइए, अगर कहीं पर लॉजिकल आप बात करेंगे, आप गांव की पंचायत के सामने एक किस्सा ले जाइए पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर का, और आप कहीं ले जाइए, अगर आदमी जस्ट है तो वो कहेगा कि हिंदुस्तान का है। एक छोटी सी बात हमको आप ये बताइए कि एक आपके बाबा का एक घर था, बाबा के घर के अंदर उसके अंदर 10 कमरे थे, ठीक है। आप एक भाई को दिए गए 4 कमरे, एक भाई को दिए गए 6 कमरे, दूसरे भाई ने कब्जा कर लिया, आके 3 कमरे में और कर लिया, क्योंकि आप कमजोर था बड़ा भाई जिसके पास 6 थे। उसके बाद में अगर उसने दूसरे की हेल्प लेके और उसको अपने फिर से रेस्टोर कर लिया तो क्या उसका नहीं हुआ? बिल्कुल। तो अब जिस समय आप जो कश्मीर था, आप सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, जब हरि सिंह ने साइन कर दिया उसके ऊपर, तो किसका हुआ? पूरा कश्मीर, भारत पूरा। आप कश्मीर उनका कहां से हो गया भाई, हमको ये तो बताइए। बिल्कुल। तो ये इस इश्यू को मतलब आदमी, वो कोई इश्यू ही नहीं है वहां पर, और बस ये नेहरू जी चूंकि वहां पर यूएन चले गए थे, इसलिए वो इश्यू बन गया कि वहां पर करना चाहिए, वो कहना चाहिए, वो मतदान कराया जाए। जबकि चाहते थे, पटेल जी चाहते थे कि जो कबायली आए, जो लोग आए, इनको हम बाहर कर देते हैं और कश्मीर को ठीक कर देते हैं, उसके बाद आप सैनिटाइज कर दें, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन शायद नेहरू जी का जो मोह था कश्मीर का, आज आप देखिए, अगर नेहरू जी यूरोप टूर पे नहीं गए होते तो हैदराबाद भी आपके पास ना होता। नेहरू जी जब यूरोप टूर पे गए हुए थे और ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, बिल्कुल, तब हैदराबाद को इन्होंने इन्वाइट किया था। चलिए, 562 रियासतों को जो मिलाना है, उसको किस नजरिए से देखते हो? अगर आज देखा जाए कि इतना बड़ा काम था, बिखरा हुआ भारत, उसमें इस तरीके से छोटी छोटी रियासतें, और उसको एक करके खड़ा करना, किस तरह देखते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि जब देश का आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आया जी, तो उस एक्ट में ढेर सारे बीज ऐसे डाले गए थे कि देश जो है जलता रहे, लड़ता रहे, बिखरता रहे। देखिए, अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इस देश से उन्होंने बहुत एंजॉय किया था, वो चाहते नहीं थे, इसलिए नहीं तो उस एक्ट में सीधे सीधे कर देते कि ये सारा इसमें गया है, उसमें गया। देखिए, बहुत क्लैरिटी के साथ लाया जा सकता था, वो समस्या नहीं थी। लेकिन उस एक्ट में अंग्रेजों की कुचेष्टा थी, और उस कुचेष्टा के शिकार नेहरू हो चुके थे, ठीक है। वो एक्ट तो देखिए काफी दिन डिस्कशन के बाद कैबिनेट मिशन आया और तमाम कहानियां आया। तो देखिए, पटेल जी उस दूरभ संधि को समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये जो राजाओं को आजादी दी गई कि इधर मिल जाओ जाए, अब हैदराबाद वाला पाकिस्तान, हालांकि कहा उन्होंने, ये किंवदंती इतिहास के पन्नों में शायद न हो कि आप सिग्नेचर करिए, हम बाद में देश को संभाल लेंगे कैसे करना। तो और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब वो इंडिपेंडेंस एक्ट तो आ चुका था, ब्रिटिश महारानी की तरफ से, तो वो एक्ट तो आ गया आपके पास। अब उसमें समस्या ये थी कि अब उसमें आपके पास कोई रास्ता नहीं था, या तो वो राजा लोग चाहे पाकिस्तान की ओर जाते, चाहे भारत की ओर जाते, चाहे आजाद रहते। अब इसलिए इस विषय में भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की दृष्टि से क्लैरिटी वाला आदमी चाहिए था, विजन वाला आदमी चाहिए था, बहादुर आदमी चाहिए था, सरदार आदमी चाहिए था, स्ट्रांग मैन चाहिए था, आयरन मैन चाहिए था, जो कि अपनी बात को इस तरह से रखना कि दूसरे को भी अपना हित समझ में आए, भारत के हित की बात करना, और उसकी कोई निजी कमजोरियां नहीं थी, चारित्रगत कमजोरियां नहीं थी, आर्थिक कमजोरियां नहीं थी, आर्थिक कमजोरियां नहीं थी, व्यक्तित्व में किसी तरह का लोच नहीं था, लिजापन नहीं था। अभी तो आजकल एक पत्र बड़ा चर्चा में है जो कैनेडी को लिखा था नेहरू ने। तो देखिए, स्ट्रांग मैन ही स्ट्रांग फैसले ले सकता है, और स्ट्रांग मैन ही एक स्ट्रांग देश की नींव डाल सकता है, और वो उन्होंने किया। भट्ट साहब, एक बात, इतिहास चूंकि आपका पक्ष है,
गांधी जी पटेल जी को क्यों पीछे करना चाहते थे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा क्या था? देखिए, गांधी जी अगर सच बोलिए तो पटेल को पीछे नहीं करना चाहते थे। वो उनका जो भी वैचारिक उनकी सोच थी उसको वो आगे रखना चाहते थे। जब वो उनको सूट करते थे उनके विचारधारा से, आंदोलन में सत्याग्रह में सूट करते थे, सूट करते तो अपने साथ रखते थे। जब उनको लगता था नहीं ये हम सारी चीज को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको करना चाहिए, साइडलाइन कर देते थे कभी कभी। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक इससे बड़ा प्रमाण कोई दुनिया में नहीं हो सकता है कि जब आज सत्ता में, आज के समय उस समय भी सत्ता में जुड़े लोग जो थे, काफी लोग ऐसे थे जो कि बहुत अभिजात वर्ग के थे, आम आदमी से नहीं जुड़े थे। सरदार पटेल किस हद तक जुड़े थे इसको सुनिए। सरदार पटेल की डेथ के बाद में जब ये डिसाइड किया गया कि उनका क्रिमेट उनको किया जाएगा वहां पर चौपाटी पे, तो मालूम है उनकी बेटी ने कहा नहीं, उनकी इच्छा थी उनको कॉमन आदमी ऐसे मैरिन ड्राइव पे किया जाए। ही वॉज क्रिमेटेड इन मैरिन ड्राइव, वहां पर जहां पर तय किया गया था वहां नहीं किया गया था उनको। तो ये मतलब एक आम आदमी से जुड़े होने की उनकी आप देखिए एक सोच। बिल्कुल। पांडे साहब, गुजरात के जो लोग हैं वो सरदार पटेल को नेता ये सब तो सेकेंडरी है, वो सामाजिक योद्धा मानते हैं। उनका था कि वर्ण भेद वर्ग भेद इसके विरोधी थे और वो समाज को खड़ा करना चाहते थे। देखिए, उनकी जो संस्कार की पृष्ठभूमि में जरा समझ आऊंगा जी। उनके पिताजी झावेर भाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेनानी थे, तो संस्कार वहां से मिला था। और झांसी का जो रानी लक्ष्मीबाई की जो ऊर्जा थी वो प्रदीप्त होती है, कई बार दिखती है उनके अंदर, सरदार पटेल के अंदर। और सरदार पटेल को पता था कि भारत भूमि की जो विशिष्टता, जब हम परम वैभव पर थे कभी, जो हमारा वैदिक काल था, उपनिषद काल था, मौर्य काल तक भी या गुप्त काल तक भी हम परम वैभव पर थे, तो परम वैभव पर जब हम थे तो हमारी सामाजिक समरसता में कोई तनाव नहीं था। देखिए, भारत, हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया वो हमारे सामाजिक जो लड़ाइयां पैदा की, ऊंच नीच की बात पैदा की, भेद पैदा किया। तो सरदार पटेल को ये पता था, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पसंद करते थे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा था वो एजेंडा था हिंदू यूनाइट हो, और जब हिंदू यूनाइट होगा तो भारत यूनाइट होगा, और मजबूत भारत की नींव हमेशा संगठित और मजबूत हिंदुत्व ही रख सकता है। भट्ट साहब, आखिरी सवाल है कि ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर का अगर ये लाइन हम याद करें तो वो साबित करते थे पटेल जी का जो अंत हुआ, अपना निजी घर नहीं है, गिने चुने पैसे हैं, यानी राष्ट्र को सब कुछ देकर चले गए वो। देखिए, एक इसमें मैं उनकी एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक आजादी के समय पर ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस थे वो सब के सब अपनी विचारधारा की वजह से आए हुए थे, और उस समय पैसा कमाना नेताओं के जो अगर शकल नहीं था ही नहीं, वो कल्चर ही नहीं था, तो वो भी उसी कल्चर के थे। लेकिन सरदार पटेल की जो इसके अलावा विशेषता थी जो दूसरों में नहीं थी, तो एक बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि उन्होंने कैसे ये जो जितनी 560 बाद में हो गई थी, 565 हो गई थी, ये कैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया था। उन्होंने मालूम क्या करा, कितने होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने दिल्ली के अंदर अपने ये जो जितने रजवाड़े वाले छोटे छोटे हुआ करते थे, इनको अपने घर पे लंच पे बुला लेते थे, चाय पे बुला लेते थे, और उनके अंदर देशभक्ति जगाते थे कि भाई ये देख लीजिए, एक तरफ देशभक्ति जगाते थे और दूसरी तरफ वो डेट भी दे देती थी कि इतना अगर नहीं करोगे और तुम्हारी जनता खुद ही रिवोल्ट कर देगी तुम्हारे अंदर। तो वो इसे कहना चाहिए स्टेटमैनशिप, एक्यूमेनशिप जो थी वो उनके अंदर थी, जिसकी तारीफ कम लोग करते हैं। बिल्कुल, अगर सरदार पटेल पर हम चर्चा करते रहे तो ये शायद पूरा दिन बीत जाएगा और सरदार पटेल पर चर्चा नहीं समाप्त होगी। आप दोनों लोगों को इसलिए बुलाया था कि सरदार पटेल जी की जो पूरी कर्म गाथा है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकें, क्योंकि ये बड़ा विषय है और बड़ी लंबी यात्रा में शायद ये खत्म होगा। लेकिन आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने एक जो न्यू भारत की रखी थी, उस भारत में हम सांस ले रहे हैं और एक भारत में सांस ले रहे हैं। कश्मीर की हुई समस्या को जो वो चाहते थे शायद उस तरह हल होने की परिस्थितियां हैं, और न सही सरदार पटेल मोदी जी के खाते में गया, लेकिन गुजरात के खाते में है और उस समस्या से भी हम निजात पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।